ये सवाल कि इस देश में 1 लाख स्कूल बंद हो जाते हैं, ये सवाल कि इस देश में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार नीचे जा रहा है। मेरे विश्वविद्यालय में जब मैं अपने अकाउंटेंट से बर्सर से जाके पूछता हूं तो बताते हैं कि पिछले 10 सालों में कॉलेज के पास टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी को छोड़कर 1 पैसा कॉलेज नहीं पहुंचा। यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉलेज, इससे सरकार से आने वाली ग्रांट में केवल सैलरी बची है, बाकी सब काम यानी कि चौक खरीदने से लेकर अपनी सफाई कराने तक, व्हाइट वॉश कराने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने तक, लाइब्रेरी की किताबें खरीदने से लेकर और तमाम काम जो कि प्रतियोगिताएं और क्लासरूम के लिए जरूरी होते हैं, वे सब के सब एक सरकारी कॉलेज में बच्चों की फीस से किए जा रहे हैं, सरकारी कॉलेज में। अब ऐसे में आप पता कीजिए ना, हम लोग तो इतने सालों से इस बात को देख रहे हैं कि आज आईआईटी की फीस कितनी हो गई है। आईआईटी की फीस अब 2 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। आईआईटी के अंदर एडमिशन, जेईई से एडमिशन लेने वाले लोगों को अगर आप गरीब परिवार से आते हैं तो पहले दिन एजुकेशन लोन लेना पड़ रहा है। जब कोई युवक एजुकेशन लोन लेकर पढ़ता है तो उसकी प्राथमिकता उस लोन को चुकाना हो जाती है, वो सरकार पर सवाल उठाने लायक नहीं बचता। इसलिए बातें जुड़ी हुई, इन्हें अलग अलग मानना बंद कीजिए। ये सवाल नीतियों का सवाल। व्यक्तिगत तौर पर मैं सबसे पहले तो जो व्यक्ति के तौर पर समझता हूं, एक शिक्षक के तौर पर समझता हूं और अपने संगठन कॉमन टीचर्स फोरम की तरफ से कहता हूं कि सबसे पहले मैं सॉलिडेरिटी व्यक्त कर रहा हूं आप सब लोगों के साथ। मैं उस बात का पूरा समर्थन करता हूं कि इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिक हक नहीं, उसके पास कोई नैतिक हक नहीं है कि वह इस देश के शिक्षा मंत्रालय को हेड करे जब उसके सामने उसकी करतूतों की वजह से हमारे बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये बात सही है कि उसके इस्तीफे से वे 20 छात्राएं, जो छात्राएं जिन्होंने अपनी जान ले ली, वो वापस नहीं आएंगे। ये बात सही है कि उसके इस्तीफे से उनके माँ बाप को कोई दिलासा नहीं मिलेगा कि उनका बच्चा क्यों चला गया। लेकिन कम से कम भविष्य के कम से कम भविष्य के कुछ बच्चे तो इस बात से रुकेंगे कि वे ऐसा न करें। लेकिन इस बात को समझिएगा, हम लोग, आप जानते हैं कि मैं सिविल सर्विसेज के मॉक इंटरव्यूज अरसे समय से ले रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि लोगों से बातचीत नहीं होती होगी, ऐसा नहीं है कि लोग परिचित नहीं होंगे जो मंत्रालय में बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं? उनसे कभी पूछिए। मैंने पिछले दिनों शिक्षा मंत्रालय में एक साथी है, उनको फोन करके पूछा, नीट का मामला आ चुका था उसके बाद, कि क्या माहौल है मंत्रालय में। तो उसने 2 बातें बोली। उसने कहा, एक तो कहा कि बैठक पर बैठक हो रही, मीटिंग पर मीटिंग्स हो रही। मैंने कहा कि क्या उम्मीद की जाए कि धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे? तो उन्होंने एक बहुत रोचक बात कही, उस बात को समझिएगा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को आप क्या समझते हैं? उनके पास अपना पर्सनल स्टाफ नियुक्त करने का हक नहीं है। समझिए इस बात। इफ यू अंडरस्टैंड द एंटायर ब्यूरोक्रेसी, यू नो दैट द मिनिस्टर इज सपोज्ड टू हेड द डिपार्टमेंट, और उसके नीचे सचिव होगा, ओएसडीज होंगे, उनका पर्सनल सेक्रेटरी होगा। उन्होंने कहा कि उनका पीएस कौन होगा या उनका पर्सनल स्टाफ कौन होगा, ये तय करने का हक धर्मेंद्र प्रधान के पास नहीं है। ये कहां, किसके पास है, आप समझ रहे होंगे? ये या तो पीएमओ से तय होता है या केशव कुंज से तय होता है कि कौन पर्सनल स्टाफ होगा मंत्री का। ऐसे में मंत्री के इस्तीफे से आप क्या उम्मीद करते हैं? आप समझ पा रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि हमें इस्तीफा मांगना नहीं चाहिए, मैं तो उस मांग का सबसे पहले समर्थन कर रहा हूं, लेकिन आपको इस पूरे संदर्भ को समझना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान को जब अपने स्पीच लिखने के लिए अपने दूसरे स्टाफ की जरूरत पड़ती है, तो चूंकि वे प्रधानमंत्री से ये मांग कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो केंद्रीय विद्यालय संगठन को लिखते हैं कि भाई कुछ मास्टर भेज दो। वे किसी यूनिवर्सिटी को लिखते हैं कि कुछ मास्टर भेज दो, और उससे उनका पर्सनल स्टाफ बनता है। आप अनुमान लगा सकते हैं
कि जब आपको जिम्मेदारी की मांग करनी है तो यह बात बिल्कुल सही है कि शिक्षा मंत्री एकदम घोषित ओहदा है जिसके इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, इसलिए मैं उस मांग के पूरी तरह साथ हूं। लेकिन मांग यहां पर रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने लड़ाई लड़ना शुरू किया है तो यह अपने लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए। और लॉजिकल एंड तक जो लड़ाई जाती है वह मांग यह करती है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को समझें। एज ए टीचर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समझिए, पिछले दिनों बताया गया कि 5 एग्जामिनेशन, नीट, जेई, आरआरबी, यूपीएससी और एसएससी, ये 5 एग्जामिनेशन, जिसमें 2 एडमिशन एग्जामिनेशन है और 3 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। इन एग्जामिनेशन पर कुल मिलाकर जो विद्यार्थी हैं, उनके मां बाप, उनकी फैमिली घर बेचकर, जमीन बेचकर, जो ज्वेलरी बेचकर, तमाम अलग अलग सोर्सेस से इकट्ठा कर 3.5 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्च करती है। 3.5 लाख करोड़ रुपया, जो कि हमारे शिक्षा बजट का 3 गुना है। मेरा सवाल है कि क्यों करती है? जरा सोच के बताइए कि आखिर क्यों आपके माता पिता ने नीट की कोचिंग के लिए, यूपीएससी की कोचिंग के लिए, एसएससी की कोचिंग के लिए आपको कोटा भेजा, दिल्ली भेजा, जहां पर आप किराए के दड़बे नुमा घरों में रहकर तैयारी करते हैं, कोचिंग की फीस दी और तमाम पैसा खर्च किया, जो कि कुल मिलाकर 3.5 लाख करोड़ हो जाता है इकट्ठा हर साल। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो ऐसा इसलिए करते हैं कि एक बात उन्हें उम्मीद है, उन्हें ये बात होप है, ये उम्मीद है कि आप इस परीक्षा को तोड़ेंगे, इसे फोड़ेंगे और अपना भविष्य बेहतर करेंगे। लेकिन इसमें एक और उम्मीद शामिल है, बल्कि एक भरोसा, एक ट्रस्ट शामिल है, उसे समझिए। उन्हें यह भरोसा है, या कमजोर सही पर अभी भी है, कि ये बॉडीज, ये यूपीएससी, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एनटीए जो एग्जाम करेंगे,